सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने एक डिफेंस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या यमन की सरजमीन और यमन के मोर्चे पर इस पैक्ट का कोई असर नज़र आने वाला है? यमन की तरफ से इस पैक्ट पर किस तरह का रिएक्शन सामने आया है? सभी ऑडियंस को सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं अहमद अब्बास। सऊदी अरब ने तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर एक डिफेंस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको याद रहे कि इससे पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक डिफेंस पैक्ट और हो चुका है। फ्राइडे के दिन इस पे दस्तखत हुए और मक्के में इस पे दस्तखत हुए और इसका ऐलान किया गया कि एक कलेक्टिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ये तैयार होगा और इसका मतलब ये होगा कि तीनों मुल्क एक दूसरे के डिफेंस के लिए कमिटेड रहेंगे। अब बहस यहाँ पर ये शुरू हो गई है कि ये पैक्ट और ये डील ऐसे वक्त पे हुई है कि जब यमन और सऊदी अरब के दरमियान एक तनाव है, एक कशीदगी है। तनाव और कशीदगी क्यों है वो आपको पता है कि यमन पर सऊदी अरब ने एक ब्लॉकेड लगा रखा है पिछले 12 साल से, और यमन ने अब ऐलान कर दिया है कि हम ये ब्लॉकेड बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम सऊदी अरब पर ब्लॉकेड लगा रहे हैं, और यमन ने सऊदी अरब पर ब्लॉकेड लगा दिया है। बाब अल मंदब के रास्ते से सऊदी अरब के जो शिप्स गुज़र के जाया करते थे उन्हें अब रास्ता नहीं दिया जा रहा है, और इसकी वजह से सऊदी अरब को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सऊदी अरब इस स्थिति से निपटने के लिए फ़ोर्स का इस्तेमाल करना चाह रहा है और यमन के अंदर एक जंग की सूरत हाल पैदा होती दिखाई दे रही है। लेकिन जो यमनी फोर्सेस हैं उन्होंने जवाबी हमले किए हैं। इसकी हम कुछ डिटेल आपको बताएंगे। यमन पे हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि यमन की स्थिति इस वक्त ये है कि यमन की राजधानी जो सना है वहाँ पर अंसारुल्लाह और उससे जो जुड़े हुए संगठन और कबीले हैं उनका कंट्रोल और उनकी हुकूमत है, और जिन हिस्सों पर अंसारुल्लाह और उनके अलाइज़ का कंट्रोल है वहाँ पर यमन की 70% से ज़्यादा आबादी बसती है। बाकी यमन का जो बाकी हिस्सा है उसमें एक बड़ा हिस्सा वो है जो रेगिस्तानी है, जहाँ पर बड़े डेज़र्ट हैं और वहाँ पर आबादी बहुत कम है। 30% से भी कम आबादी है जो बाकी हिस्सों में बसी हुई आबाद है। सऊदी अरब में एक गवर्नमेंट की तरफ से ये कोशिश की गई कि यमन में सऊदी अरब का इन्फ्लुएंस रहना चाहिए, बाकी रहना चाहिए। इसके लिए सऊदी अरब पूरी कोशिश में लगा हुआ है। वरना यमन की सूरत हाल ये थी कि वहाँ यमनी फोर्सेस आपस में बातचीत कर रही थीं और इस बातचीत का नतीजा भी पिछले बरसों में सामने आया, यानी वो एक समझौते पर पहुँच गई और कई और इलाके, यानी जो अंसारुल्लाह के कंट्रोल का सना और आसपास का इलाका था उसमें कुछ और इलाके भी जुड़ गए। फ़ौजी कार्रवाई के ज़रिए नहीं बल्कि बातचीत के नतीजे में जो अंसारुल्लाह की फ़ोर्सेस हैं उन्होंने बातचीत करके, आप ये ध्यान में रखें कि यमन का जो स्ट्रक्चर है वो कबीलों पर आधारित है। यानी अगर कोई भी हुकूमत है और वो अपना दायरा और अपनी रीट बढ़ानी चाहती है तो कबीले के लोगों से, वहाँ के सरदारों से और ज़िम्मेदारों से बातचीत के ज़रिए मामले को तय करना होता है। इस सिलसिले में अंसारुल्लाह की तरफ से जो कोशिशें हुई वो कामयाब रहीं और उनके कंट्रोल वाले इलाके में कुछ और इलाके 10-15% इलाके और ज़्यादा जुड़ गए सिर्फ बातचीत के नतीजे में। ये सिलसिला और भी आगे बढ़ रहा था। लेकिन सऊदी अरब ने क्या कर रखा है कि कुछ कबीले ऐसे हैं जिन पे सऊदी अरब का इन्फ्लुएंस है। सऊदी अरब उन पे फंडिंग भी करता है उनके लिए और उन पे अपना उसने एक इन्फ्लुएंस बना रखा है। तो उसने जुड़ने नहीं दिया इसमें कि सब उनमें सारी जो कबीले हैं, बाकी जो फोर्सेस हैं उनके बीच में आपस में कोई एक बड़ा फ्रेमवर्क और बड़ा एक कोई समझौता हो पाए। इस वजह से हमें ये देखना है कि आबादी का कुछ हिस्सा ऐसा है कि जो इस एक नहीं हो सका है। अब सऊदी अरब की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि वही जो लोग सऊदी अरब के राबते में हैं और इन्फ्लुएंस में हैं उनके ज़रिए उनको हथियार देकर और उनको और भी सपोर्ट देकर, फ़ौजी सपोर्ट देकर अंसारुल्लाह के ख़िलाफ़ उनको खड़ा किया जाए कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ें और जाके आगे बढ़ते हुए सना जो राजधानी है उस पर
कब्ज़ा कर लें। लेकिन ये कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं, इसमें कामयाबी नहीं मिल सकी। अभी हाल ही में ये हुआ कि अंसारुल्लाह की तरफ से एक हमला किया गया, एक हमला नहीं बल्कि 4 जगहों पर हमले किए गए उन फोर्सेस पर जो सऊदी अरब के इन्फ्लुएंस में हैं। तो जिन जगहों पर हमले किए गए वो जगहें वो हैं जहाँ से सऊदी अरब का बॉर्डर जो यमन से मिलता है, वहाँ पर एक चेक पोस्ट है, एक रास्ता है, अलवदिया का इलाका जिसको कहते हैं। वहाँ से सऊदी अरब ने लॉजिस्टिक्स भेजी हुई थी, हथियार भेजे हुए थे, और उनका भंडार एक जगह था जहाँ तैयारी हो रही थी कि फोर्सेस को तैयार किया जाए सना की तरफ हमला आगे बढ़ने के लिए और हमले करने के लिए। तो इन्हीं लॉजिस्टिक्स पर और वहाँ जो फोर्सेस जमा थी उन पर अंसारुल्लाह की तरफ से अटैक किया गया, और उसके नतीजे में ये पता चला है कि लगभग 50 लोग मारे गए हैं, जिनमें कुछ सऊदी अफसर भी कहे जा रहे हैं। अब तक इस तरह की रिपोर्टें पूरी तरह इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन और सैकड़ों इसमें ज़ख्मी हुए। तो एक बड़ा हमला था जो कि किसी भी कार्रवाई के शुरू होने से पहले ही कर दिया गया था। बहरहाल ये यमन की दाखिली सूरत हाल है। यमन ने इसके साथ ही साथ सऊदी अरब पे जो ब्लॉकेड लगाया है, सऊदी अरब के शिप्स को जो जिस तरह से रोका है और अटैक किए हैं। सऊदी अरब की एक बंदरगाह है लाल सागर में, रेड सी में, जिसको यम्बो कहते हैं, उसके आसपास अटैक किए हैं। उसके अलावा ख़ुद सऊदी अरब के सरज़मीन के अंदर यमनी फोर्सेस की तरफ से अटैक किए गए हैं। ये सारा का सारा अटैक, लेकिन हमें ये देखने में आ रहा है कि कंट्रोल्ड है। अभी भी कंट्रोल्ड हम क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि यमनी फोर्सेस वो हैं जो, आपको याद होगा कि यमन के ख़िलाफ़ अमेरिका ने 34 दिन का एक ऑपरेशन शुरू किया था, और वो 34 दिन के ऑपरेशन के नतीजे में क्या हुआ कि यमनी फोर्सेस ने जवाब दिया, और जवाबी हमले ऐसे किए कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर या तो हिट हुआ, वो स्ट्राइक हुआ, वो लगा उस पर मिसाइल, या फिर बहुत करीब के, जिसकी वजह से उसको मैनोवर करना पड़ा बहुत तेज़ी के साथ। और F-18 आपको याद होगा कि वो उस पे से गिर के समंदर में चला गया था। तो वो उनके पास कार्रवाई करने की लिमिटेशन नहीं है। वो या बेन गुरियन पर, इजराइल के बेन गुरियन में वो अटैक कर चुके हैं, तो रियाज पर अटैक करना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सख्त काम नहीं है। लेकिन वो इसके बावजूद क्या कर रहे हैं कि जो साउदर्न इलाके हैं वहाँ पर अटैक कर रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने भी जो एक एस्केलेशन जो आगे जा रहा है उसको एक एक जीना बजीना आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बिल्कुल ही पीक पे नहीं पहुँचना चाह रहे हैं। मकसद उनका क्या है कि जो ब्लॉकेड लगा हुआ है वो हटाया जाए। अब इस स्थिति में सऊदी अरब का ये ख्याल है और ये कोशिश है कि ताकत जमा की जाए और ताकत के ज़रिए से यमनियों को कुचल दिया जाए, उनको शिकस्त दे दी जाए। आपको याद रहे कि यमनियों से 8 साल से ज़्यादा सऊदी अरब लड़ चुका, और इसी तरह का कॉलिशन अमेरिका भी उसमें शामिल था, सऊदी अरब ने बनाया था। अमेरिका उसमें लॉजिस्टिक्स की सतह पर सपोर्ट कर रहा था और भी सपोर्ट कर रहा था। और इस जंग के बाद लेकिन सऊदी अरब को कुछ हासिल नहीं हुआ था। सऊदी अरब ने उसमें सूडान से कुछ किराए के फ़ौजी ख़रीदे थे, उनको अंदर लेके आए, तो वो मारे गए थे, लेकिन वो अंसारुल्लाह को शिकस्त नहीं दे सका था। वो कोलिशन भी सऊदी अरब ने बनाया था। इसके अलावा सऊदी अरब ने, आपको याद होगा, राहिल शरीफ को बुलाया था, पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ़ को बुला के एक बड़ी फ़ौज का उनको ज़िम्मा दिया था, एक कोलिशन फोर्स का ज़िम्मा दिया था, और उसका मकसद अब पता नहीं चलता कि वो कहाँ पर हैं। उन्होंने उनकी कमांड में जो फोर्स तैयार की गई वो कहाँ है। बहरहाल वो भी ऐसा लगा कि बस एक ख़बर की हद तक रहा, उसके बाद वो कहाँ गया वो और उसका क्या असर रहा कुछ ख़ास पता नहीं चला। अब ये जो एक नया पैक्ट हुआ है और ये डिफेंस पैक्ट हुआ है, इसका एक तो फ़ौरन एक पैगाम गया कि भाई ये जो जंग शुरू हो रही है इसमें जो है वो पाकिस्तान और तुर्की भी सऊदी अरब का साथ देंगे। लेकिन ज़्यादातर नज़रिया ये है, इस पर अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें तो जो बात कर रहे हैं वो ये कि सऊदी अरब को जब कार्रवाई करनी रहती है तो वो पैक्ट की कोशिश नहीं, पहले फौरी तौर पर कार्रवाई करता है। बाकी पैक्ट, जिसकी मिसाल जैसे बहरीन की है, बहरीन में उसको अपनी फ़ौज उतारनी थी, उसने फ़ौरन उतार दी 2011-12 में, और न किसी अलायंस का इंतज़ार किया, ना कोलिशन का इंतज़ार किया। या यमन के ख़िलाफ़ जो उनको हमला करना था उन्होंने हमला कर दिया और बाद में ऐलान किया कि हाँ कई मुल्क उसमें शामिल हो गए, हालांकि उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। अब ये जो कोलिशन बन रहा है, जैसे यहाँ हमने राहिल शरीफ की जो बात की,
तो ये जो कोलिशन है, ऐसा नहीं है कि इससे यमन का जो इक्वेशन है उस पर कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अमेरिका से यमन 34 दिन लड़ चुका है और अमेरिका को एकतरफ़ा तौर पर अपनी जीत का ऐलान करके और वो निकल गए और ज़मीन पर वो कुछ बदल नहीं पाए अमेरिकन्स भी। तो सऊदी अरब भी इस कोलिशन के ज़रिए अगर कुछ चाहता है कि कुछ बदल जाए तो ऐसा इसका इम्कान नहीं लगता। ये तय लगता है पिछले जो एक्सपीरियंस है कि सऊदी अरब को हर हाल में मजबूरन यमन के साथ बातचीत करनी पड़ेगी और कोई ना कोई समझौता करना पड़ेगा, ब्लॉकेड हटाना पड़ेगा। इसलिए कि यमनी फोर्सेस ने भी ब्लॉकेड लगा दिया है और धीरे धीरे ब्लॉकेड को और सख्त कर रहे हैं यमन के लोग। अब ये कि पाकिस्तान इसमें शामिल हुआ, तुर्की इसमें शामिल हुआ, तो बहुत सारे लोग इस पर फिर ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान और तुर्की को सऊदी अरब से आर्थिक मदद मिल सकती है और इनकी नज़रें इसी पर हैं। वरना ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए मान लीजिए अफ़गानिस्तान के साथ उनका अगर वो एक टकराव चल रहा है तो ऐसी कोई स्थिति होगी तो सऊदी अरब जाके पाकिस्तान का साथ देगा, या तुर्की और यूनान के बीच में मान लीजिए अगर कोई तनाव बढ़ता है तो सऊदी अरब जाके तुर्की का साथ देगा। ज़्यादातर ये है कि ये किसी तरह की सर्विसेज देंगे सऊदी अरब को, वो भी ज़्यादातर इम्कान ये है कि एयर स्ट्राइक में, और उसके एवज़ उन्हें सऊदी अरब से एक बजट मिलेगा दोनों मुल्कों को। तो ये सूरत हाल है। इससे यमन की जो लड़ाई सऊदी अरब से है उस पर कोई बड़ा बदलाव आने का इम्कान हरगिज़ नहीं है। यमनी फोर्सेस सऊदी अरब के सामने खड़ी हैं और सऊदी अरब के पास एक ही रास्ता है कि ब्लॉकेड ख़त्म करे और किसी डील पर पहुँचे। किसी बड़ी लड़ाई और बड़े टकराव से पहले अगर इस नतीजे पर और इस अंजाम पे ये कोशिशें पहुंचती हैं तो बहुत बेहतर होगा। बाकी रह गया यमन के अंदर का जो मामला है, वो उसके लिए बेस्ट रास्ता वही है कि यमनी फोर्सेस आपस में बातचीत करके धीरे धीरे किसी सहमति तक अगर पहुंच जाती हैं तो ये बेहतरीन राह हल होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।